नमस्ते। आवृत्ति वाणी में आपका फिर से स्वागत है। 6 जनवरी 2026 बीजिंग चाइना में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट सिक्योरिटी के संबंध में ऑफिशियली बातचीत कर रहे थे, बट बीच कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ आ गई, के पॉप और कल्चरल एक्सचेंज। सोचिए ज़रा, एशिया के 2 शक्तिशाली देश और उनके बीच डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया पॉप म्यूजिक। बस यही से समझ आ जाता है कल्चर आज कितनी बड़ी पावर बन चुकी है। अब जैसे कि 10 साल पहले अगर दिल्ली में कोई बोलता चलो कोरियन खाना खाने चलते हैं, तो लोग पूछते चाइनीज टाइप का खाना, थाई टाइप का खाना, मतलब जापानीज खाना। और आज दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, किसी भी शहर में आप जाएं तो वहाँ पे कोरियन बीबीक्यू जॉइंट्स, किमची बार्स, के फूड फ्यूजन कैफेज, बबल टी स्पॉट्स। दिल्ली में कोरियन रेस्टोरेंट सिर्फ कुछ थे पहले, 10 साल पहले। ये एक नंबर है जो पूरी कहानी बदल देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में कोरियन नूडल मार्केट 2021 में लगभग 2 करोड़ रुपए था और सिर्फ 2 साल में 65 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ये कोई छोटा ट्रेंड नहीं है, ये सीधा सीधा कल्चरल शिफ्ट है। 2025 में इंडिया में एक के पॉप कॉन्सर्ट हुआ, उसमें हजारों लोग गए थे। लोगों ने रात भर की ट्रेन की यात्रा की, फैंस कोरियन लिरिक्स में चिल्ला चिल्ला के गा रहे थे। और यही एक फैक्ट बहुत क्रेजी आता है, आज इंडिया में ज़्यादा लोग कोरियन भाषा सीख रहे हैं। वो ज़माना गया जब लोग फ्रेंच और जर्मन ज़्यादा सीखते थे, और कोरियन एग्ज़ाम के लिए नहीं सीख रहे कि या जॉब के लिए नहीं सीख रहे हैं, वो इतना उस कल्चर से प्यार करते हैं कि वो बस सीख रहे हैं। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। और याद रखिए, साउथ कोरिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए कुछ 80 साल हुए हैं। 1945 में उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, यानी कि इंडिया से सिर्फ 2 साल पहले। साउथ कोरिया का साइज लगभग बिहार जितना है, पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से कम है। और इंडिपेंडेंस के बाद एक भयंकर युद्ध हुआ। नॉर्थ कोरिया जैसा पड़ोसी देश मिला साउथ कोरिया को। नेचुरल रिसोर्सेज ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, ज़ीरो तो नहीं है, कम हैं। ज़्यादातर अनाज और खाना इंपोर्ट होता है साउथ कोरिया में। 1960 में साउथ कोरिया गरीब था कि उसका पर कैपिटा इनकम दुनिया के गरीब देशों के लेवल पर था। और आज का कोरिया, साउथ कोरिया, वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर्स में से है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, शिप बिल्डिंग के लीडर्स हैं। कल्चरल एक्सपोर्ट्स में अरबों रुपए कमाते हैं। के लगाओ और प्रोडक्ट बिक जाता है। पर कैसे? क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कल्चर टाइम पास नहीं है, कल्चर हमारी शक्ति है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोरियंस ने सबसे ज़्यादा मेहनत की, ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी गवर्नमेंट, सोसाइटी और स्टोरी टेलर्स तीनों ने मिलजुल कर इसका साथ दिया। अब के कल्चर को थोड़ा समझते हैं। जब पॉप कल्चर प्रेसिडेंशियल मीटिंग्स का टॉपिक बन जाते हैं तो सवाल बनता है, बस 80 साल पुराना देश पूरी दुनिया को भावनाएं कैसे एक्सपोर्ट कर रहा है? ये सिर्फ ड्रामाज या के पॉप की बात नहीं है, ये एक स्टोरी टेलिंग की पावर है, ये सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर मतलब कि लोग आपको ना चूज करते हैं, पसंद करते हैं, डर की वजह से नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आप अच्छे लगते हैं, आपकी कहानियाँ पसंद आती हैं, आपका खाना, आपका संगीत, आपकी परंपराएं पसंद आती हैं। साउथ कोरिया का सॉफ्ट पावर अचानक से नहीं हुआ, या साउथ कोरिया सॉफ्ट पावर में अचानक से नहीं घुसा। उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। कोरिया ने पहले ये नहीं पूछा कि कौन सी वीडियो वायरल करें, उन्होंने पूछा दुनिया हमें किस तरह से देखें। फिर उन्होंने सब कुछ रिवर्स इंजीनियर किया। एजुकेशन पॉलिसी,
क्रिएटिव फंडिंग, एक्सपोर्ट्स, कल्चरल डिप्लोमेसी, एंटरटेनमेंट को सिर्फ फन नहीं माना बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर माना। अब असली सवाल ये उठता है कि कोरियन ड्रामास, म्यूजिक, फैशन, खाना, ब्यूटी, ये सब अचानक इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कैसे बना और इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? आज के जो लोग हैं वो ओवर स्टिमुलेटेड हैं, इमोशनली थक चुके हैं, रील देख देख के जब देखो चिंता में रहते हैं। के ड्रामास आपको उस यात्रा पे लेके जाता है जहाँ इंसान शांत और काम फील करता है। के ड्रामास में फालतू की कोई अश्लीलता, फालतू का वायलेंस, हिंसा फैलाने वाली चीज़ें कम दिखाई जाती हैं। के ड्रामा में आप अपनी मम्मी के साथ, अपने पिताजी के साथ, आप अपने बच्चों के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ बैठकर देख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है के ड्रामास एक घरेलू माहौल क्रिएट करते हैं और इससे क्या होता है कि इन ड्रामास के ऑडियंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। 2019 में नेटफ्लिक्स ने एक बात बताई। उन्होंने बोला कोरियन शोज सिर्फ एशिया में नहीं चल रहे हैं, वो लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, हर जगह चल रहे हैं। जैसे 2021 में क्रैश लैंडिंग ऑन यू और स्क्विड गेम्स जैसे के ड्रामास उन देशों में ट्रेंड कर रहे थे जिन्हें कोरिया से के साथ कोई हिस्ट्री ही नहीं थी। नेटफ्लिक्स के डेटा के हिसाब से कोरियन शोज ज़्यादा बार देखे जा रहे थे, लोग उसे पूरा कंप्लीट कर रहे थे, लोग सबटाइटल पढ़ के कोरियन ड्रामास देख रहे थे। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि भाषा एक तरीके से बैरियर होती है, पर के ड्रामास हमें सिखाते हैं कि कहानी अच्छी हो तो भाषा बैरियर नहीं होती। और हाँ, के ड्रामा के आदमियों की चर्चा करनी ज़रूरी है। हर देश और संस्कृति अपनी कहानियों के द्वारा बताते हैं कि परफेक्ट और आदर्श आदमी कैसा होना चाहिए। आदमी की इमेज बनाई जाती है और के ड्रामा की आदमी की जो इमेज है वो है इमोशनली अवेलेबल, महिलाओं की इज्जत करने वाला, बहादुर है पर सज्जन भी है, काइंड भी है, बहुत ख्याल रखने वाला भी है, बात सुनने वाला भी है और वो क्या कहते हैं बेइंतहा मोहब्बत करने वाला भी है। तो बहुत सी महिलाओं के लिए ये बहुत हटके है, एकदम एक अच्छे सपने जैसा। एक टाइम था जब बॉलीवुड भी वही रोल प्ले करता था जो आज के ड्रामा कर रहे हैं। 1950 से लेके अर्ली 2000s तक बॉलीवुड सिर्फ मूवीज एक्सपोर्ट नहीं करता था, वो एक रोमांटिक इमेजिनेशन एक्सपोर्ट करता था। इंडियन सिनेमा दुनिया भर में इसलिए फेमस हुई थी क्योंकि यहाँ प्यार को एक स्पेशल तरीके से दिखाया जाता था। इमोशनल, पोएटिक, प्यार भरा और बहुत रिस्पेक्टफुल। यहाँ हीरो लगन से, त्याग से, बलिदान से प्यार जीतता था। रोमांस धीरे धीरे बढ़ जाता था, एक नज़र से, एक चिट्ठी से, एक लंबी सैर से, एक धर्म संकट से। प्यार बस एक वन नाइट स्टैंड नहीं होता था, प्यार ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, सच्चाई से होता था, वो 7 जन्मों वाला प्यार। और ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, लोग इंडियन मूवीज़ को अफ़गानिस्तान में सालों साल देखते थे। बॉलीवुड फिल्म सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फॉरेन फिल्म मूवीज़ होती थी अफ़गानिस्तान में। और उस टाइम पे जब मूवीज़ और गाने बैंड थे अफ़गानिस्तान में, तब भी लोग देखते थे। और आज भी अफ़गानिस्तान में आपको खुदा गवाह के गाने सुनाई देंगे। हिंदी गाने लोगों को याद थे, एक्टर्स घर घर के नाम बन चुके थे। इंडियन फिल्म्स ने जनरेशन्स के लिए प्यार, फैमिली और सपनों की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन बदल दी। ऐसा ही पैटर्न मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, ईस्टर्न यूरोप में, अफ्रीका में और फॉर्मर सोवियत यूनियन के कई पार्ट्स में दिखता था, जहां बॉलीवुड स्टार्स ग्लोबल आइकन्स जैसे पॉपुलर थे।
1970s और 80s तक इंडियन फिल्म्स 70 से ज़्यादा देशों में स्क्रीन हो रही थी। 1990s तक बॉलीवुड के पास दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल ऑडियंसेस थे और ज़्यादातर महिलाएं देखती थी। इंडियन एक्टर्स सिर्फ सुंदर नहीं थे, वो एक सिंबल बन चुके थे इमोशनल सेफ्टी के, मॉरल स्ट्रेंथ के, रोमांटिक आइडियलिज्म के। और मैं ये पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अफ़गान्स के साथ बैठकर, यूरोपियंस के साथ, अफ्रीकन्स के साथ जब हम सेम बॉलीवुड गाने गा रहे होते हैं, सेम मूवी के सीन्स याद कर रहे होते हैं, चाहे हमारी भाषा सेम नहीं थी, देश सेम नहीं था, पर इमोशन सेम थे। कुछ पलों के लिए जैसे ज्योग्राफी गायब हो जाती थी और बॉलीवुड चुपचाप वो कर देता था जो डिप्लोमेसी अक्सर नहीं कर पाती थी। वो क्या था? अजनबियों को खास दोस्त बना देना। मतलब एक टाइम पे बॉलीवुड के पास एक बहुत पावरफुल सॉफ्ट पावर एडवांटेज था। उसने इंडिया को दुनिया के सामने इमोशनली रिच, कल्चरली डीप और रोमांटिकली एस्पिरेशनल बना दिया, जब सॉफ्ट पावर जैसे शब्द पॉलिसी सर्कल्स में भी पॉपुलर नहीं थे। तो फिर क्या बदला? सिर्फ सिनेमा नहीं बदला, नैरेटिव खो गया। रोमांटिक और कल्चरल क्लैरिटी जैसे धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जो रोमांस बॉलीवुड कभी मास्टर करता था, वो सौम्य, एक्सप्रेसिव, इमोशनली इंटेलिजेंट, उदार भाव वाला, वही रोमांस आज कोरियन ड्रामास दुनिया के सामने दोबारा ला रहे हैं। और शायद इसीलिए लोग उसे प्यार से देख रहे हैं और कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो कोरिया सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो एक फीलिंग बन चुका है, सेफ्टी का, रोमांस का, रिस्पेक्ट का। करोड़ों महिलाएं किसी देश को इमोशनल सेफ्टी से जोड़ने लगती हैं, तो उसका प्रभाव किस चीज़ पे होता है पता है? उसका प्रभाव होता है टूरिज्म पे, इमिग्रेशन पे, लैंग्वेज लर्निंग पे, क्रॉस कल्चरल शादियों पे, पॉजिटिव ग्लोबल इमेज पे। और ऐसा जो सॉफ्ट पावर है वो किसी एड से नहीं खरीदा जा सकता। क्या आपको पता है इंडिया में बढ़ते नंबरों से इंडियन महिलाएं कोरियन आदमियों से शादी कर रही हैं। एक महिला ने इंटरव्यू में कहा, कोरियन शोज देख के मुझे समझ आया कि रिश्ते वास्तव में कैसे होने चाहिए। परफेक्ट नहीं, बस प्यार भरे होने चाहिए। तो सोचिए, कोरियन टीवी शोज कैसे धीरे धीरे देश के संबंध बदल रहे हैं। अब जैसे कोरियन ड्रामा देखें तो कोरियन खाना खाने का मन करता है, खाना खाते हैं तो कोरिया जाने का मन करता है, कोरिया जाते हैं तो भाषा सीखने का मन करता है। ये एक चक्रव्यूह सा है। कोरिया सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, वो एक लाइफस्टाइल बेचता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स से हम क्या सीख सकते हैं? के ब्यूटी ने कहा कि अपना ख्याल रखो, त्वचा को हेल्थी बनाओ, डेली रूटीन रखो, साइंटिफिक प्रोडक्ट्स यूज़ करो। उन्होंने एक सिस्टम बनाया और इस तरह से देखा जाए तो इंडिया के पास क्या है? आयुर्वेद है जो हज़ारों साल पुराना है, पर ग्लोबली हमने उसे ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं किया। कोरिया ने स्किन केयर को ग्लोबल हैबिट बना दिया। इंडिया अपनी नॉलेज को ओल्ड फैशन मान लेती है, जो अब धीरे धीरे बदल भी रहा है। पर प्रॉब्लम क्वालिटी की नहीं है, प्रॉब्लम स्टोरी टेलिंग की है। पर हर देश की तरह साउथ कोरिया भी परफेक्ट नहीं है और उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि वहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत लंबी लंबी देर तक पढ़ाई करनी पड़ती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेंटल एंग्जाइटीज़ बहुत ज़्यादा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, रियल इश्यूज़ हैं, इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया को साउथ कोरिया से क्या सीखना चाहिए? साउथ कोरिया को कॉपी नहीं करना चाहिए हमें, वो एक बेवकूफ़ी होगी। इंडिया को ये सीखना चाहिए कि जो कल्चर है वो कल्चर को गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, कहानियों को एक डायरेक्शन चाहिए, सॉफ्ट पावर को प्लानिंग चाहिए। इंडिया के पास सब कुछ है, इतनी पुरानी कहानियाँ, इतना
रिच कल्चर, साहित्य, संगीत, खाना, भाषा, बॉलीवुड, सब कुछ तो है। हमें बस चाहिए एक इंटेंशनल स्टोरी टेलिंग। साउथ कोरिया ने दुनिया को चिल्ला चिल्ला के नहीं बोला देखो हम कितने ग्रेट हैं। उन्होंने बस अपना जीवन, अपनी कहानियाँ, अपने लोग, अपने तौर तरीके अच्छे तरीके से दिखाए और दुनिया ने कहा हमें और बताओ, हमें और जानना है। इसी को बोलते हैं सॉफ्ट पावर। और अगर एक छोटा सा देश जिसके पास कम नेचुरल रिसोर्स होते हुए भी उन्होंने 80 साल के अंदर ये सब कर दिखाया, तो सोचिए इंडिया क्या कर सकता है अगर वो अपनी कहानी शांति से, क्लैरिटी से, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को बताए। नमस्ते।